नमस्कार नमस्कार और भाई महानमस्कार। आप देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आपका अपना भरोसेमंद, दमदार और हां थोड़ा सा मजेदार भी ये है राविश कुमार रिपोर्टिंग। देखिए, खबरें तो हर कोई दिखाता है, लेकिन हमारी रिपोर्टिंग की बात कुछ और है। यहां मिलेगी सच्ची बात, सीधी बात और कुछ ऐसी बातें जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी, साथ ही थोड़ा बहुत हंसा भी देंगी, क्योंकि राविश कुमार रिपोर्टिंग में रिपोर्टिंग होती है, सेटिंग नहीं। तो अगर आप चाहते हैं कि हर बड़ी और जरूरी खबर की तह तक हम आपके लिए पहुंचे, तो अभी इसी वक्त चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हां, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब शुरू करते हैं, बने रहिए हमारे साथ। भारत के बंदरगाहों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी बनाने का फैसला लिया है, जो मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025 के तहत एक वैधानिक निकाय होगा। भारत के कुल व्यापार का करीब 95% हिस्सा समुद्री मार्ग से होता है और देश की 7,517 किलोमीटर लंबी तटरेखा इसे वैश्विक व्यापार के लिए बेहद अहम बनाती है। भारतीय बंदरगाह एशिया, यूरोप और अफ्रीका के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। देश में 13 बड़े और 200 से ज्यादा छोटे बंदरगाह हैं, जिनकी सालाना हैंडलिंग क्षमता लगभग 1,200 मिलियन टन है। नया सुरक्षा ब्यूरो पोर्ट्स की भौतिक और साइबर सुरक्षा पर नजर रखेगा, जिससे भारत के समुद्री व्यापार और रणनीतिक हितों को और मजबूती मिलेगी। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बंगाल दौरे के दौरान बाबरी मस्जिद विवाद और हिंदू एकजुटता को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मंदिर मस्जिद का मामला सुप्रीम कोर्ट में खत्म हो चुका है, इसके बावजूद बाबरी को दोबारा उठाना एक राजनीतिक साजिश है, जिसका मकसद सिर्फ वोट हासिल करना है। भागवत ने कहा कि यह न तो हिंदुओं के हित में है और न ही मुसलमानों के लिए फायदेमंद। उन्होंने जोर देकर कहा कि हिंदुओं के लिए भारत ही एकमात्र देश है और अगर बंगाल में हिंदू समाज एकजुट हो जाए तो वहां के हालात बदलने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। संघ प्रमुख ने यह भी कहा कि धर्म सरकारों से ऊपर है और बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं की मदद करना भी जरूरी है। विकसित भारत जी राम जी बिल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिलने के साथ ही यह कानून बन गया है और अब यह 20 साल पुराने मनरेगा कानून की जगह लेगा। संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद सरकार इसे 1 अप्रैल 2026 से लागू करने की तैयारी में है। नए कानून के तहत ग्रामीण परिवारों को अब हर साल 100 के बजाय 125 दिन का वैधानिक रोजगार मिलेगा। भुगतान साप्ताहिक या अधिकतम 15 दिनों में करना अनिवार्य होगा। देरी पर मुआवजे का भी प्रावधान है। केंद्र सरकार का कहना है कि यह कानून विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप ग्रामीण आय सुरक्षा, टिकाऊ परिसंपत्तियों के निर्माण और रोजगार के अवसर बढ़ाने में मदद करेगा। हालांकि विपक्ष ने इसे लेकर संसद में विरोध भी जताया। महाराष्ट्र निकाय चुनावों में भाजपा और महायुति की बड़ी जीत के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसे आने वाले चुनावों का ट्रेलर बताया और कहा कि भाजपा एक बार फिर राज्य की नंबर 1 पार्टी बनकर उभरी है। उन्होंने विजयी उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए कहा कि 2014 के बाद से भाजपा ने शहरी और ग्रामीण स्तर पर लगातार चुनाव जीते हैं। फडणवीस ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि हार के डर से कई दल या तो मैदान में उतरे ही नहीं या उन्हें जनता का समर्थन नहीं मिला। उन्होंने बताया कि इस बार महायुति ने 288 में से 215 नगर पालिकाओं और 5,952 में से 4,331 सीटों पर जीत हासिल की है। सीएम ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनता के भरोसे की जीत बताया। अरावली विवाद पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने स्पष्ट किया है कि पहाड़ियों को लेकर किसी तरह की छूट नहीं दी गई है। उन्होंने बताया कि अरावली का कुल क्षेत्रफल 1.44 लाख वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से केवल 0.19% हिस्से में ही माइनिंग की अनुमति है, जबकि आज 90% से ज्यादा अरावली सुरक्षित है। भूपेंद्र यादव ने कहा कि कुछ यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया पर फैसले को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि नई परिभाषा के तहत एक 100 मीटर ऊंचाई का नियम जमीन के भीतर से शिखर तक की संरचना को ध्यान में रखता है। मंत्री ने भरोसा दिलाया कि सरकार ग्रीन अरावली मिशन के तहत संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को पूरा सहयोग दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से विधायक
हुमायूं कबीर सोमवार को अपनी नई राजनीतिक पार्टी का ऐलान करने जा रहे हैं। बाबरी मस्जिद के मुद्दे को केंद्र में रखते हुए उन्होंने कहा कि सिर्फ भावनाओं या चंदे से नहीं बल्कि सत्ता में हिस्सेदारी से ही मस्जिद का निर्माण संभव है। कबीर का लक्ष्य 2026 के विधानसभा चुनाव में कम से कम 90 सीटें जीतना है ताकि किसी भी सरकार में उनकी पार्टी निर्णायक भूमिका निभा सके। उन्होंने दावा किया कि अगर तृणमूल या बीजेपी अकेले सत्ता में आई तो बाबरी मस्जिद नहीं बनने दी जाएगी। कबीर ने लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन का प्रस्ताव भी रखा है और कहा कि उनकी पार्टी 294 में से 135 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बरहमपुर में बड़ी रैली के साथ पार्टी के नाम और कार्यक्रम की घोषणा होगी। बीएमसी समेत आगामी नगर निगम चुनावों से पहले महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा संकेत मिला है। शिवसेना नेता संजय राउत ने दावा किया है कि राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को महाविकास अघाड़ी में शामिल करने को लेकर बातचीत अंतिम चरण में है और 2 से 3 दिनों में इसका आधिकारिक ऐलान हो सकता है। राउत ने बताया कि यह गठबंधन खासतौर पर मुंबई और 29 नगर निगमों के चुनाव के लिए अहम माना जा रहा है। हालांकि कांग्रेस ने एमएनएस को साथ लेने पर आपत्ति जताई है, जिसे दूर करने की कोशिशें जारी है। राउत का कहना है कि भाजपा को हराने के लिए विपक्षी एकजुटता जरूरी है। उधर हालिया निकाय चुनावों में महायुति की जीत के बाद यह गठबंधन और ज्यादा अहम हो गया है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने घाटी में बढ़ते अपराध को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि 2019 के बाद बाहरी लोगों के आने जाने से जम्मू कश्मीर में कई नई दिक्कतें पैदा हुई हैं और अपराध दर में बढ़ोतरी देखी जा रही है। महबूबा मुफ्ती के मुताबिक बाहर से आए लोगों की वजह से स्थानीय कारोबार भी प्रभावित हुआ है और आम लोग धीरे धीरे बदहाली का शिकार होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी जनता की बात सुनने और यह समझने के लिए लोगों के बीच जा रही है कि हालात कैसे सुधारे जा सकते हैं। पीडीपी प्रमुख ने जोर देकर कहा कि घाटी के लोगों की चिंताओं को नजरअंदाज करना ठीक नहीं है और स्थायी समाधान के लिए संवाद जरूरी है। महाराष्ट्र निकाय चुनावों में महायुति ने प्रचंड जीत दर्ज करते हुए 288 में से 215 सीटों पर कब्जा कर लिया है, जिससे महाविकास आघाड़ी का सुपड़ा साफ हो गया। इस जीत में बीजेपी 129 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जबकि शिवसेना और एनसीपी ने भी मजबूत प्रदर्शन किया। रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और कोकण समेत कई इलाकों में महायुति को स्पष्ट बढ़त मिली। वहीं पालघर में भाजपा और शिंदे गुट के बीच बराबरी की टक्कर देखने को मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने इसे विकास और जनविश्वास की जीत बताया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यह परिणाम मोदी नेतृत्व में सकारात्मक माहौल और संगठन की मेहनत का नतीजा है, जिसने महायुति की लोकप्रियता को और मजबूत किया है। बांग्लादेश में हालिया हिंसा और बढ़ते तनाव के बीच भारत बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ ने निगरानी कड़ी कर दी है। छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद ढाका समेत कई इलाकों में हालात बिगड़े हैं। मीडिया दफ्तरों में आगजनी और मेमनसिंह में एक हिंदू युवक की हत्या की घटना ने चिंता बढ़ाई है। इसके मद्देनजर बीएसएफ हाई अलर्ट पर है। खुफिया तंत्र सक्रिय किया गया है और घुसपैठ व अवैध प्रवासन रोकने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं। मैत्री एक्सप्रेस सेवाएं निलंबित है और सामान्य पासपोर्ट धारकों की सीमा पार आवाजाही में भारी कमी आई है। कुशियारा नदी क्षेत्र सहित संवेदनशील इलाकों में थर्मल नाइट विजन कैमरे और सीसीटीवी लगाए गए हैं। भारत और बांग्लादेश 4096 किमी लंबी सीमा साझा करते हैं, जिस पर हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने शैक्षणिक संस्थानों पर आरएसएस के कथित कब्जे को लेकर तीखा हमला बोला है। जनसंसद में इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के छात्रों से मुलाकात के बाद राहुल ने कहा कि संस्थानों में वैचारिक और नौकरशाही दखल बढ़ रहा है, जिससे शैक्षणिक स्वतंत्रता और वैज्ञानिक सोच पर हमला हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सिलेबस और रिसर्च को आरएसएस की विचारधारा से नियंत्रित किया जा रहा है, जो शिक्षा सुधार नहीं बल्कि संस्थानों को कमजोर करने की साजिश है। राहुल गांधी ने कहा कि इससे युवाओं का भविष्य अंधेरे में ढकेला जा रहा है और देश की बौद्धिक आजादी खतरे में है। उन्होंने दोहराया कि शिक्षा को आजादी चाहिए और संस्थान ज्ञान व विज्ञान से चलने चाहिए,
न कि किसी विचारधारा से। उत्तर प्रदेश सरकार कल विधानसभा में लगभग 30,000 करोड़ रुपए के अनुपूरक बजट पेश करेगी। वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना इसे दोपहर 12:20 बजे सदन में पेश करेंगे। उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में मसौदे को मंजूरी दी जाएगी। बजट में एक्सप्रेसवे और लिंक एक्सप्रेसवे परियोजनाओं, ग्राम्य विकास, जल जीवन मिशन, कृषि, स्वास्थ्य और पर्यटन पर जोर रहेगा। लोक निर्माण विभाग को सड़क परियोजनाओं के लिए करीब 6,000 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। बजट का उद्देश्य बुनियादी सुविधाओं को तेज करना, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारना और पंचायत चुनाव की तैयारियों को सुनिश्चित करना है। अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी ने जिला परिषद और ग्राम पंचायत चुनावों में प्रचंड जीत हासिल की है। जिला परिषद की 245 सीटों में से पार्टी ने 170 पर जीत दर्ज की, जिनमें 59 सीटें निर्विरोध थीं। ग्राम पंचायत में भी 8,208 सीटों में से 6,085 सीटों पर बीजेपी विजयी रही। पीपीए 28 और कांग्रेस 7 सीटों के साथ पीछे रही, जबकि निर्दलीय और अन्य दलों ने बाकी सीटों पर कब्जा किया। ईटानगर नगर निगम में बीजेपी ने 20 में से 14 वार्ड जीते। पीएम मोदी और मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने जीत पर खुशी जताई और इसे जनता के सुशासन और विकास के प्रति समर्थन का प्रमाण बताया। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के हेट स्पीच एंड हेट क्राइम बिल 2025 को लेकर विवाद बढ़ गया है। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे और हिंदू जन जागृति समिति ने राज्यपाल से बिल को मंजूरी न देने का अनुरोध किया है। उनका कहना है कि बिल अस्पष्ट, व्यापक और असंवैधानिक है और यह बोलने और धार्मिक स्वतंत्रता पर गंभीर खतरा डाल सकता है। समिति का कहना है कि बिल आरोपी पर सबूत का बोझ डालता है और वैदिक ग्रंथों, धार्मिक प्रवचन या बहस को भी अपराध मान सकता है। इसके अलावा कार्यकारी मजिस्ट्रेट और पुलिस को अत्यधिक शक्तियां मिल सकती है, जिससे उत्पीड़न और असहमति का दमन संभव है। केंद्रीय मंत्री और संगठन ने बिल पर न्यायिक निगरानी और स्पष्ट परिभाषाओं के लिए पुनर्विचार की सिफारिश की है। अगर आपको हमारी न्यूज पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट करना न भूलें। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता में कहा कि लिव इन रिलेशनशिप में लोग जिम्मेदारी से बचते हैं, इसलिए शादी नहीं करते। उन्होंने परिवार के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि शादी केवल शारीरिक संतुष्टि का जरिया नहीं है, बल्कि यह समाज की बुनियादी इकाई है। भागवत ने परिवार को संस्कृति, अर्थव्यवस्था और सामाजिक मूल्य बनाने वाला बताया। उन्होंने कहा, अगर परिवार नहीं चाहिए तो सन्यासी बन सकते हैं, लेकिन परिवार को बनाए रखना और जिम्मेदारी से बचना सही नहीं। बच्चों की संख्या 3 और शादी 19-25 साल में करने की सलाह दी। साथ ही उन्होंने भारतीय जनसंख्या प्रबंधन पर चिंता जताई और 50 साल के अनुमान के आधार पर नीति बनाने की आवश्यकता बताई। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने हालातों पर चिंता जताते हुए कहा कि देश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा और भारत विरोधी प्रदर्शन बढ़ गए हैं। उन्होंने यूनुस सरकार पर हमला करते हुए कहा कि उनके शासन में कानून व्यवस्था कमजोर हुई और चरमपंथियों को अहम पद दिए गए। हसीना ने भारत की ओर से सुरक्षा और शरण के समर्थन की सराहना की और कहा कि हमारी खुशहाली और सुरक्षा भारत के साथ मजबूत रिश्तों पर टिकी है। उन्होंने कहा कि अवामी लीग को बिना वोट के शासन करने से लोकतंत्र प्रभावित होगा और चुनावों में नागरिकों का अधिकार खतरे में है। पूर्व पीएम ने यूनुस पर राजनीतिक और संस्थागत अस्थिरता बढ़ाने का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल की राजनीति में नया मोड़ आ गया है। टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने रविवार को जनता उन्नयन पार्टी की घोषणा की और कहा कि उनका लक्ष्य मुस्लिम वोटर्स को एकजुट करना है। उन्होंने सभी 294 सीटों पर चुनाव लड़ने और कम से कम 90 सीटों पर जीत हासिल करने का लक्ष्य रखा है, ताकि नई सरकार में उनकी पार्टी अहम भूमिका निभा सके। हुमायूं ने बाबरी मस्जिद निर्माण के अपने पुराने एजेंडे को भी याद दिलाया। राज्य में पहले से मौजूद 2 पीरजादा कांग्रेस के खोबायब अमीन और टीएमसी के कासिम सिद्दीकी के साथ हुमायूं तीसरा खेमा बनाने की तैयारी में है। बंगाल में विधानसभा चुनावों से पहले मुस्लिम वोट बैंक और ध्रुवीकरण की राजनीति तेज हो गई है। अगर आपको हमारी न्यूज पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट करना न भूलें। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर मनरेगा को कमजोर करने का आरोप लगाया है।
उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम दुनिया की सबसे बड़ी सामाजिक सुरक्षा योजना थी, जिसे जी राम जी कानून के माध्यम से कमजोर किया जा रहा है। कानूनी गारंटी हटाई गई, राज्यों पर वित्तीय बोझ बढ़ाया गया और ग्रामीण रोजगार एवं गरीब परिवारों की सुरक्षा खतरे में डाली गई। सोनिया गांधी ने बताया कि मनरेगा ने गरीबों को काम का अधिकार दिया और उन्हें सशक्त बनाया, जबकि नए नियमों से योजना का विकेंद्रीकृत स्वरूप समाप्त हो गया और केंद्रित नियंत्रण बढ़ा। उनका कहना है कि इसका असर ग्रामीण भारत के करोड़ों लोगों पर विनाशकारी होगा। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र में कफ सिरप मामले को लेकर हंगामा मच गया। विपक्षी सपा विधायकों ने सरकार से सवाल किए और नारेबाजी की, जिस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया। योगी ने कहा कि अब तक 78 अभियुक्त गिरफ्तार और 136 फर्मों पर छापेमारी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि कफ सिरप माफियाओं के तार सपा से जुड़े हैं और समय आने पर बुलडोजर भी चलेगा। योगी के बयान के बाद सपा विधायकों ने सदन से वॉकआउट किया। सपा विधायक अतुल प्रधान ने कहा कि जांच में देरी हुई और बड़े लोग अभी भी सुरक्षित है। इस मामले में सरकार कार्रवाई कर रही है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अजमेर स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से चढ़ाई जाने वाली चादर पर दायर जनहित याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। यह याचिका विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह और विष्णु गुप्ता ने दायर की थी। याचिका में दरगाह पर पीएमओ की चादर पर रोक लगाने की मांग की गई थी। सुनवाई 26 या 29 दिसंबर को होगी। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दरगाह पर चादर चढ़ाएंगे। रिजिजू ने स्पष्ट किया कि यह धार्मिक परंपरा है और राजनीति से इसका कोई लेना देना नहीं। उर्स की रस्में 17 दिसंबर से शुरू हुई और 30 दिसंबर तक चलेंगी। अगर आप चाहो तो मैं इसमें चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करने की अपील भी जोड़ दूं, ताकि हर वीडियो के अंत में ऑडियंस इसे सुनकर आपके चैनल से जुड़ जाए। भारत के बंदरगाहों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी बनाने का फैसला लिया है, जो मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025 के तहत एक वैधानिक निकाय होगा। भारत के कुल व्यापार का करीब 95% हिस्सा समुद्री मार्ग से होता है और देश की 7,517 किलोमीटर लंबी तटरेखा इसे वैश्विक व्यापार के लिए बेहद अहम बनाती है। भारतीय बंदरगाह एशिया, यूरोप और अफ्रीका के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। देश में 13 बड़े और 200 से ज्यादा छोटे बंदरगाह हैं, जिनकी सालाना हैंडलिंग क्षमता लगभग 1,200 मिलियन टन है। नया सुरक्षा ब्यूरो पोर्ट्स की भौतिक और साइबर सुरक्षा पर नजर रखेगा, जिससे भारत के समुद्री व्यापार और रणनीतिक हितों को और मजबूती मिलेगी। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बंगाल दौरे के दौरान बाबरी मस्जिद विवाद और हिंदू एकजुटता को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मंदिर मस्जिद का मामला सुप्रीम कोर्ट में खत्म हो चुका है। इसके बावजूद बाबरी को दोबारा उठाना एक राजनीतिक साजिश है, जिसका मकसद सिर्फ वोट हासिल करना है। भागवत ने कहा कि यह न तो हिंदुओं के हित में है और न ही मुसलमानों के लिए फायदेमंद। उन्होंने जोर देकर कहा कि हिंदुओं के लिए भारत ही एकमात्र देश है और अगर बंगाल में हिंदू समाज एकजुट हो जाए तो वहां के हालात बदलने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। संघ प्रमुख ने यह भी कहा कि धर्म सरकारों से ऊपर है और बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं की मदद करना भी जरूरी है। विकसित भारत जी राम जी बिल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिलने के साथ ही यह कानून बन गया है और अब यह 20 साल पुराने मनरेगा कानून की जगह लेगा। संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद सरकार इसे 1 अप्रैल 2026 से लागू करने की तैयारी में है। नए कानून के तहत ग्रामीण परिवारों को अब हर साल 100 के बजाय 125 दिन का वैधानिक रोजगार मिलेगा। भुगतान साप्ताहिक या अधिकतम 15 दिनों में करना अनिवार्य होगा। देरी पर मुआवजे का भी प्रावधान है। केंद्र सरकार का कहना है कि यह कानून विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप ग्रामीण आय सुरक्षा, टिकाऊ परिसंपत्तियों के निर्माण और रोजगार के अवसर बढ़ाने में मदद करेगा। हालांकि विपक्ष ने इसे लेकर संसद में विरोध भी जताया। महाराष्ट्र निकाय चुनावों में भाजपा और महायुति की बड़ी जीत के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसे आने वाले चुनावों का ट्रेलर बताया
और कहा कि भाजपा एक बार फिर राज्य की नंबर 1 पार्टी बनकर उभरी है। उन्होंने विजयी उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए कहा कि 2014 के बाद से भाजपा ने शहरी और ग्रामीण स्तर पर लगातार चुनाव जीते हैं। फडणवीस ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि हार के डर से कई दल या तो मैदान में उतरे ही नहीं या उन्हें जनता का समर्थन नहीं मिला। उन्होंने बताया कि इस बार महायुति ने 288 में से 215 नगर पालिकाओं और 5,952 में से 4,331 सीटों पर जीत हासिल की है। सीएम ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनता के भरोसे की जीत बताया। अरावली विवाद पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने स्पष्ट किया है कि पहाड़ियों को लेकर किसी तरह की छूट नहीं दी गई है। उन्होंने बताया कि अरावली का कुल क्षेत्रफल 1.44 लाख वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से केवल 0.19% हिस्से में ही माइनिंग की अनुमति है, जबकि आज 90% से ज्यादा अरावली सुरक्षित है। भूपेंद्र यादव ने कहा कि कुछ यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया पर फैसले को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि नई परिभाषा के तहत एक 100 मीटर ऊंचाई का नियम जमीन के भीतर से शिखर तक की संरचना को ध्यान में रखता है। मंत्री ने भरोसा दिलाया कि सरकार ग्रीन अरावली मिशन के तहत संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को पूरा सहयोग दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से विधायक हुमायूं कबीर सोमवार को अपनी नई राजनीतिक पार्टी का ऐलान करने जा रहे हैं। बाबरी मस्जिद के मुद्दे को केंद्र में रखते हुए उन्होंने कहा कि सिर्फ भावनाओं या चंदे से नहीं, बल्कि सत्ता में हिस्सेदारी से ही मस्जिद का निर्माण संभव है। कबीर का लक्ष्य 2026 के विधानसभा चुनाव में कम से कम 90 सीटें जीतना है, ताकि किसी भी सरकार में उनकी पार्टी निर्णायक भूमिका निभा सके। उन्होंने दावा किया कि अगर तृणमूल या बीजेपी अकेले सत्ता में आई तो बाबरी मस्जिद नहीं बनने दी जाएगी। कबीर ने लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन का प्रस्ताव भी रखा है और कहा कि उनकी पार्टी 294 में से 135 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बरहमपुर में बड़ी रैली के साथ पार्टी के नाम और कार्यक्रम की घोषणा होगी। बीएमसी समेत आगामी नगर निगम चुनावों से पहले महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा संकेत मिला है। शिवसेना नेता संजय राउत ने दावा किया है कि राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को महाविकास अघाड़ी में शामिल करने को लेकर बातचीत अंतिम चरण में है और 2 से 3 दिनों में इसका आधिकारिक ऐलान हो सकता है। राउत ने बताया कि यह गठबंधन खासतौर पर मुंबई और 29 नगर निगमों के चुनाव के लिए अहम माना जा रहा है। हालांकि कांग्रेस ने एमएनएस को साथ लेने पर आपत्ति जताई है, जिसे दूर करने की कोशिशें जारी है। राउत का कहना है कि भाजपा को हराने के लिए विपक्षी एकजुटता जरूरी है। उधर हालिया निकाय चुनावों में महायुति की जीत के बाद यह गठबंधन और ज्यादा अहम हो गया है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने घाटी में बढ़ते अपराध को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि 2019 के बाद बाहरी लोगों के आने जाने से जम्मू कश्मीर में कई नई दिक्कतें पैदा हुई हैं और अपराध दर में बढ़ोतरी देखी जा रही है। महबूबा मुफ्ती के मुताबिक बाहर से आए लोगों की वजह से स्थानीय कारोबार भी प्रभावित हुआ है और आम लोग धीरे धीरे बदहाली का शिकार होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी जनता की बात सुनने और यह समझने के लिए लोगों के बीच जा रही है कि हालात कैसे सुधारे जा सकते हैं। पीडीपी प्रमुख ने जोर देकर कहा कि घाटी के लोगों की चिंताओं को नजरअंदाज करना ठीक नहीं है और स्थायी समाधान के लिए संवाद जरूरी है। महाराष्ट्र निकाय चुनावों में महायुति ने प्रचंड जीत दर्ज करते हुए 288 में से 215 सीटों पर कब्जा कर लिया है, जिससे महाविकास आघाड़ी का सुपड़ा साफ हो गया। इस जीत में बीजेपी 129 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जबकि शिवसेना और एनसीपी ने भी मजबूत प्रदर्शन किया। रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और कोकण समेत कई इलाकों में महायुति को स्पष्ट बढ़त मिली। वहीं पालघर में भाजपा और शिंदे गुट के बीच बराबरी की टक्कर देखने को मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने इसे विकास और जनविश्वास की जीत बताया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यह परिणाम मोदी नेतृत्व में सकारात्मक माहौल और संगठन की मेहनत का नतीजा है, जिसने महायुति की लोकप्रियता को और मजबूत किया है। बांग्लादेश में हालिया हिंसा और बढ़ते तनाव के बीच
भारत बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ ने निगरानी कड़ी कर दी है। छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद ढाका समेत कई इलाकों में हालात बिगड़े हैं। मीडिया दफ्तरों में आगजनी और मेमनसिंह में एक हिंदू युवक की हत्या की घटना ने चिंता बढ़ाई है। इसके मद्देनजर बीएसएफ हाई अलर्ट पर है, खुफिया तंत्र सक्रिय किया गया है और घुसपैठ व अवैध प्रवासन रोकने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं। मैत्री एक्सप्रेस सेवाएं निलंबित है और सामान्य पासपोर्ट धारकों की सीमा पार आवाजाही में भारी कमी आई है। कुशियारा नदी क्षेत्र सहित संवेदनशील इलाकों में थर्मल नाइट विजन कैमरे और सीसीटीवी लगाए गए हैं। भारत और बांग्लादेश 4096 किमी लंबी सीमा साझा करते हैं, जिस पर हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने शैक्षणिक संस्थानों पर आरएसएस के कथित कब्जे को लेकर तीखा हमला बोला है। जनसंसद में इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के छात्रों से मुलाकात के बाद राहुल ने कहा कि संस्थानों में वैचारिक और नौकरशाही दखल बढ़ रहा है, जिससे शैक्षणिक स्वतंत्रता और वैज्ञानिक सोच पर हमला हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सिलेबस और रिसर्च को आरएसएस की विचारधारा से नियंत्रित किया जा रहा है, जो शिक्षा सुधार नहीं बल्कि संस्थानों को कमजोर करने की साजिश है। राहुल गांधी ने कहा कि इससे युवाओं का भविष्य अंधेरे में ढकेला जा रहा है और देश की बौद्धिक आजादी खतरे में है। उन्होंने दोहराया कि शिक्षा को आजादी चाहिए और संस्थान ज्ञान व विज्ञान से चलने चाहिए, न कि किसी विचारधारा से। उत्तर प्रदेश सरकार कल विधानसभा में लगभग 30,000 करोड़ रुपए के अनुपूरक बजट पेश करेगी। वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना इसे दोपहर 12:20 बजे सदन में पेश करेंगे। उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में मसौदे को मंजूरी दी जाएगी। बजट में एक्सप्रेसवे और लिंक एक्सप्रेसवे परियोजनाओं, ग्राम्य विकास, जल जीवन मिशन, कृषि, स्वास्थ्य और पर्यटन पर जोर रहेगा। लोक निर्माण विभाग को सड़क परियोजनाओं के लिए करीब 6,000 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। बजट का उद्देश्य बुनियादी सुविधाओं को तेज करना, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारना और पंचायत चुनाव की तैयारियों को सुनिश्चित करना है। अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी ने जिला परिषद और ग्राम पंचायत चुनावों में प्रचंड जीत हासिल की है। जिला परिषद की 245 सीटों में से पार्टी ने 170 पर जीत दर्ज की, जिनमें 59 सीटें निर्विरोध थीं। ग्राम पंचायत में भी 8,208 सीटों में से 6,085 सीटों पर बीजेपी विजयी रही। पीपीए 28 और कांग्रेस 7 सीटों के साथ पीछे रही, जबकि निर्दलीय और अन्य दलों ने बाकी सीटों पर कब्जा किया। ईटानगर नगर निगम में बीजेपी ने 20 में से 14 वार्ड जीते। पीएम मोदी और मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने जीत पर खुशी जताई और इसे जनता के सुशासन और विकास के प्रति समर्थन का प्रमाण बताया। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के हेट स्पीच एंड हेट क्राइम बिल 2025 को लेकर विवाद बढ़ गया है। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे और हिंदू जन जागृति समिति ने राज्यपाल से बिल को मंजूरी न देने का अनुरोध किया है। उनका कहना है कि बिल अस्पष्ट, व्यापक और असंवैधानिक है और यह बोलने और धार्मिक स्वतंत्रता पर गंभीर खतरा डाल सकता है। समिति का कहना है कि बिल आरोपी पर सबूत का बोझ डालता है और वैदिक ग्रंथों, धार्मिक प्रवचन या बहस को भी अपराध मान सकता है। इसके अलावा कार्यकारी मजिस्ट्रेट और पुलिस को अत्यधिक शक्तियां मिल सकती है, जिससे उत्पीड़न और असहमति का दमन संभव है। केंद्रीय मंत्री और संगठन ने बिल पर न्यायिक निगरानी और स्पष्ट परिभाषाओं के लिए पुनर्विचार की सिफारिश की है। अगर आपको हमारी न्यूज पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट करना न भूलें। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता में कहा कि लिव इन रिलेशनशिप में लोग जिम्मेदारी से बचते हैं, इसलिए शादी नहीं करते। उन्होंने परिवार के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि शादी केवल शारीरिक संतुष्टि का जरिया नहीं है, बल्कि यह समाज की बुनियादी इकाई है। भागवत ने परिवार को संस्कृति, अर्थव्यवस्था और सामाजिक मूल्य बनाने वाला बताया। उन्होंने कहा, अगर परिवार नहीं चाहिए तो सन्यासी बन सकते हैं, लेकिन परिवार को बनाए रखना और जिम्मेदारी से बचना सही नहीं। बच्चों की संख्या 3 और शादी 19-25 साल में करने की सलाह दी। साथ ही उन्होंने भारतीय जनसंख्या प्रबंधन पर चिंता जताई और 50 साल के अनुमान के आधार पर नीति बनाने की आवश्यकता बताई। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने हालातों पर चिंता जताते हुए कहा कि देश में
अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा और भारत विरोधी प्रदर्शन बढ़ गए हैं। उन्होंने यूनुस सरकार पर हमला करते हुए कहा कि उनके शासन में कानून व्यवस्था कमजोर हुई और चरमपंथियों को अहम पद दिए गए। हसीना ने भारत की ओर से सुरक्षा और शरण के समर्थन की सराहना की और कहा कि हमारी खुशहाली और सुरक्षा भारत के साथ मजबूत रिश्तों पर टिकी है। उन्होंने कहा कि अवामी लीग को बिना वोट के शासन करने से लोकतंत्र प्रभावित होगा और चुनावों में नागरिकों का अधिकार खतरे में है। पूर्व पीएम ने यूनुस पर राजनीतिक और संस्थागत अस्थिरता बढ़ाने का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल की राजनीति में नया मोड़ आ गया है। टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने रविवार को जनता उन्नयन पार्टी की घोषणा की और कहा कि उनका लक्ष्य मुस्लिम वोटर्स को एकजुट करना है। उन्होंने सभी 294 सीटों पर चुनाव लड़ने और कम से कम 90 सीटों पर जीत हासिल करने का लक्ष्य रखा है ताकि नई सरकार में उनकी पार्टी अहम भूमिका निभा सके। हुमायूं ने बाबरी मस्जिद निर्माण के अपने पुराने एजेंडे को भी याद दिलाया। राज्य में पहले से मौजूद दो पीरजादा कांग्रेस के खोबायब अमीन और टीएमसी के कासिम सिद्दीकी के साथ हुमायूं तीसरा खेमा बनाने की तैयारी में है। बंगाल में विधानसभा चुनावों से पहले मुस्लिम वोट बैंक और ध्रुवीकरण की राजनीति तेज हो गई है। अगर आपको हमारी न्यूज पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट करना न भूलें। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर मनरेगा को कमजोर करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम दुनिया की सबसे बड़ी सामाजिक सुरक्षा योजना थी, जिसे जी राम जी कानून के माध्यम से कमजोर किया जा रहा है। कानूनी गारंटी हटाई गई, राज्यों पर वित्तीय बोझ बढ़ाया गया और ग्रामीण रोजगार एवं गरीब परिवारों की सुरक्षा खतरे में डाली गई। सोनिया गांधी ने बताया कि मनरेगा ने गरीबों को काम का अधिकार दिया और उन्हें सशक्त बनाया, जबकि नए नियमों से योजना का विकेंद्रीकृत स्वरूप समाप्त हो गया और केंद्रित नियंत्रण बढ़ा। उनका कहना है कि इसका असर ग्रामीण भारत के करोड़ों लोगों पर विनाशकारी होगा। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र में कफ सिरप मामले को लेकर हंगामा मच गया। विपक्षी सपा विधायकों ने सरकार से सवाल किए और नारेबाजी की, जिस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया। योगी ने कहा कि अब तक 78 अभियुक्त गिरफ्तार और 136 फर्मों पर छापेमारी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि कफ सिरप माफियाओं के तार सपा से जुड़े हैं और समय आने पर बुलडोजर भी चलेगा। योगी के बयान के बाद सपा विधायकों ने सदन से वॉकआउट किया। सपा विधायक अतुल प्रधान ने कहा कि जांच में देरी हुई और बड़े लोग अभी भी सुरक्षित है। इस मामले में सरकार कार्रवाई कर रही है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अजमेर स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से चढ़ाई जाने वाली चादर पर दायर जनहित याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। यह याचिका विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह और विष्णु गुप्ता ने दायर की थी। याचिका में दरगाह पर पीएमओ की चादर पर रोक लगाने की मांग की गई थी। सुनवाई 26 या 29 दिसंबर को होगी। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दरगाह पर चादर चढ़ाएंगे। रिजिजू ने स्पष्ट किया कि यह धार्मिक परंपरा है और राजनीति से इसका कोई लेना देना नहीं। उर्स की रस्में 17 दिसंबर से शुरू हुई और 30 दिसंबर तक चलेंगी। अगर आप चाहो तो मैं इसमें चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करने की अपील भी जोड़ दूं, ताकि हर वीडियो के अंत में ऑडियंस इसे सुनकर आपके चैनल से जुड़ जाए।